नमस्कार। आज हम महात्मा गांधी के जीवन के उस दौर पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं जिसके बारे में अक्सर कम बात होती है, यानी भारत लौटने से पहले के उनके साल। हमारे पास रामचंद्र गुहा की किताब गांधी बिफोर इंडिया पर आधारित एक विश्लेषण है जो 1869 से 1914 तक उनके सफ़र को देखता है। तो चलिए समझते हैं कि वो कौन से अनुभव थे जिन्होंने मोहनदास को महात्मा बनने की राह पर डाला। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि भारत में उनके मशहूर होने से पहले क्या-क्या हुआ। बिल्कुल। और इन शुरुआती सालों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर कहानी 1915 से शुरू कर दी जाती है जब वो भारत लौटे। ये किताब, जैसा कि विश्लेषण बताता है, उस नींव को समझने में मदद करती है जिस पर गांधी का पूरा दर्शन, उनकी राजनीति, सब कुछ टिका था। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने 2 दशक बिताए, उन्होंने उनके विचारों को कैसे गढ़ा। हाँ, किताब को अगर देखें तो मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं: भारत, बचपन और जवानी, फिर लंदन में पढ़ाई, और फिर वो सबसे अहम दक्षिण अफ्रीका के 21 साल। यहीं पर कहानी असल में दिलचस्प मोड़ लेती है। दक्षिण अफ्रीका को तो उनके जीवन की प्रयोगशाला या अग्निकुंड भी कह सकते हैं। यहीं उन्होंने नस्लवाद का कड़वा अनुभव किया, भारतीय समुदाय को लीड किया और यहीं सत्याग्रह का विचार जन्मा। ये संघर्ष कितना निर्णायक रहा उनके लिए। देखिए, सत्याग्रह का जो उनका तरीका था, सच और अहिंसा पर आधारित प्रतिरोध, ये कोई एक रात में नहीं बन गया। ये दक्षिण अफ्रीका में लगातार जो उन्होंने प्रयोग किए, जो राजनीतिक संघर्ष किए, उनसे धीरे धीरे विकसित हुआ। किताब में शायद ऐसे उदाहरण भी होंगे जहां पहले उन्होंने कुछ और तरीका आजमाया, वो शायद काम नहीं किया, फिर उससे सीखकर आगे बढ़े। तो ये दिखाता है कि ये कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं था, बल्कि एक सीखने की, सुधारने की प्रक्रिया थी। और इससे अगर हम बड़े फलक पर देखें तो ये उस वक्त के साम्राज्यवाद, नस्लीय भेदभाव और दुनिया भर में जो प्रवासी भारतीय संघर्ष कर रहे थे, उस पूरे माहौल से जुड़ता है। और ये सिर्फ राजनीतिक विकास नहीं था, है ना? किताब उनके शुरुआती विरोधाभासों पर भी बात करती है, जैसे लंदन वाले दिन, जब वो पूरी तरह से एक अंग्रेज जेंटलमैन बनना चाह रहे थे। वो वायलिन सीखने की कोशिश, डांस क्लास जाना, और फिर बाद में धीरे धीरे भारतीय परंपराओं की ओर, सादगी की ओर लौटना, ये पहचान का एक संघर्ष दिखाता है जिससे शायद आज भी कई लोग जुड़ पाएं। हाँ, बिल्कुल। और गुहा का चित्रण इसलिए भी अहम है क्योंकि वो गांधी को सिर्फ एक महापुरुष या देवता की तरह नहीं दिखाते, उन्हें एक इंसान की तरह पेश किया गया, उनकी अपनी कमियों, उनके शुरुआती पूर्वाग्रहों, यहाँ तक कि उनकी असफलताओं के साथ। और ये सब सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये गहरे शोध पर आधारित है। चिट्ठियां, डायरियां, अखबार, सरकारी दस्तावेज, कई ऐसे स्रोत जिनका पहले ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। इससे वो ज्यादा सच्चे और मानवीय लगते हैं। लेकिन क्या इस तरह के मानवीय चित्रण से, उनकी कमियों को दिखाने से, उनके कद पर कोई असर पड़ता है? समीक्षा इस बारे में कुछ कहती है? ये अच्छा सवाल है। समीक्षा बताती है कि गुहा का नजरिया काफी संतुलित है। हाँ। हालांकि कुछ आलोचकों को लगता है कि गांधी के जो शुरुआती नस्लीय विचार थे, खासकर अफ्रीकी लोगों के बारे में, उन पर शायद और तीखे सवाल उठाए जा सकते थे। लेकिन कुल मिलाकर किताब उन्हें एक जटिल व्यक्ति के रूप में दिखाती है, जो समय के साथ विकसित हुए, अपनी गलतियों से सीखा उन्होंने। तो ये उनके कद को कम नहीं करता, बल्कि शायद उसे और ज्यादा विश्वसनीय बनाता है, क्योंकि वो इंसान थे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या समझे? मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? एक तो ये कि सत्याग्रह की जड़ें भारत में नहीं, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों में है। जी। दूसरा, विदेश में जो उन्होंने वक्त बिताया, उसने उन्हें एक ग्लोबल नजरिया दिया। वो सिर्फ भारत के बारे में नहीं सोच रहे थे। और तीसरा, उनकी अपनी पहचान का जो संघर्ष था और उनके विचारों का विकास, वो कोई सीधी लकीर नहीं थी। उसमें काफी उतार चढ़ाव थे। ये दिखाता है कि वो एक ऐसे लीडर थे जो लगातार सीख रहे थे, बदल रहे थे। बिल्कुल। और इन शुरुआती फॉर्मेटिव सालों को समझे बिना हम उस गांधी को पूरी तरह समझ ही नहीं सकते जिसने बाद में भारत की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। ये किताब एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे जटिल इतिहास को आम पाठक के लिए दिलचस्प और सुलभ बनाया जा सकता है, बिना उसकी गहराई को कम किए। ठीक है, तो ये थी गांधी जी के शुरुआती जीवन पर एक गहरी चर्चा, रामचंद्र गुहा की किताब गांधी बिफोर इंडिया के विश्लेषण के जरिए। और जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी, ये देखकर कि गांधी 1914 तक, यानी भारत लौटने से ठीक पहले तक,
अपने विचारों में, अपनी जीवन शैली में, अपने राजनीतिक तरीकों में कितना बदल चुके थे, ये इस बारे में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब कोई व्यक्ति या नेता गंभीर अन्याय या मुश्किल हालात का सामना करता है तो उसमें बदलाव और वैचारिक विकास की कितनी संभावना होती है। इस पर सोचने लायक बात है ये।